नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम नमस्कार एमपी में। फिर हाजिर हैं हम दूरदर्शन मध्य प्रदेश की बेहद खास पेशकश नमस्कार एमपी को लेकर। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव फोन इन प्रोग्राम है, तो आप सब जानते हैं कि हमारा टेलीफोन नंबर्स आपके लिए होता है, एक टोल फ्री नंबर भी आपके लिए होता है। उन नंबर्स का इस्तेमाल आप जरूर करें, जुड़े हमसे हमारे आज के इस विशेष प्रोग्राम में। हम आपको बता दें एक बार फिर, हमारा जो नंबर है वो है 0755-266-0049। साथ ही हमारा एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर भी है, उसका इस्तेमाल करके भी आप हमारे कार्यक्रम में आज हमसे जुड़ सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए हमारा नंबर है 1800-233-0040। तो ये तो हुई नंबरों की बात। आपने हमारा नंबर नोट कर लिया है, तो हमारी उम्मीद है कि पूरे कार्यक्रम में आप हमसे जरूर जुड़ेंगे, हमसे बातचीत करेंगे और अपने प्रश्नों को, अपनी जिज्ञासाओं को हम तक जरूर पहुंचाएंगे। हम आपको बता दें कि आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है ना, वो बेहद खास प्रोग्राम है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे, हमसे, हम सबसे जुड़ी हुई। आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश का गौरवशाली, वैभवशाली, समृद्ध इतिहास, साथ ही वन्य जीवों की हमारे मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। हम सब जानते हैं कि 17 सितंबर को हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कूनो में चीता लेकर आ रहे हैं। तो कूनो में जो चीता आने वाले हैं, उनके साथ साथ अन्य वन्य जीव जो हमारे प्रदेश में मौजूद हैं, उन वन्य जीवों की स्थिति पर भी हम बात करेंगे। उन वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जा रहा है, उसकी भी हम बातचीत करेंगे। तमाम सारी बातचीत होंगी आपसे, तो जरूर शुरू से लेकर अंत तक हमारे कार्यक्रम में जरूर जुड़े रहें। अब आइए परिचय करा दें हम आपका हमारे आज के मेहमानों से। रुकिए, परिचय तो हम आपका अपने मेहमानों से कराएंगे ही, सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि आज की तिथि पे थोड़ी सी नजर डाल ली जाए। तो आइए जानते हैं हम आज की तिथि। आज की तिथि है विक्रम संवत 2079, आश्विन मास कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि है। आज 12 सितंबर 2022 सोमवार का दिन है। तो दर्शकों, आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि यदि दिन की शुरुआत में यदि किसी अच्छे से विचार को हम जान लें, तो निश्चित ही हमारा दिन बन जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है हमारा वो दिन। तो आइए नजर डालते हैं कि आज का हमारा सुविचार क्या है। हमारा आज का सुविचार है, सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अक्सर वे इच्छाओं में भिन्न होते हैं। यही अंतर होता है सफल और असफल लोगों में। हम जानते ही हैं कि सफलता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, अडिग रहना और पेशेंस होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति में थोड़ी सी कमी होती है, इसीलिए हम सफल नहीं हो पाते अपने उद्देश्य में। तो अपनी सफलता तक आप पहुंचे दृढ़ इच्छा शक्ति के जरिए। और आइए, अब वक्त है हमारे कार्यक्रम में, हमारे स्टूडियोज में मौजूद हमारे जो विशेष मेहमान हैं उनसे मिलवाने का। तो हमारे आज के विशेष मेहमान हैं जेके चौहान साहब। जसवीर सिंह जी आज हमारे साथ हैं, आईएफएस हैं, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक हैं आप। बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। थैंक यू। साथ ही हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ एक और हमारे बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं श्री राजकुमार गुप्ता जी। आप इतिहासकार हैं, बहुत कुशल इंजीनियर रहे हैं आप, और एनसीवीटी के छात्रों को आपने पढ़ाया और उसके साथ साथ इतिहास में आपकी खासी दिलचस्पी रही, तो आप एक बहुत अच्छे इतिहासकार भी हैं। बहुत सारे समाचार पत्रों में आप स्तंभ भी लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं, बहुत सारी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, लगभग 15-20 किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो हमारे इन बहुत खास मेहमानों से आज हमें मिलने का मौका मिल रहा है, हम तो बहुत खुश हैं। निश्चित ही आप सब भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि आज हमारे जो साथ में है ये खास मेहमान तो मौजूद हैं, आप भी उनसे जुड़ सकेंगे अपने नंबर्स का उपयोग करके। तो चलिए सर, बातों के दौर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए कि 17 सितंबर को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि कूनो जो नेशनल पार्क है वहां पर चीता लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मंशा है। जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदुस्तान में पहले चीता हुआ करते थे, जो 1952 में ऑफिशियली उनको विलुप्त घोषित कर दिया गया था, और उसके बाद से हमारे देश में चीता नहीं पाए गए हैं। तो कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट्स उसके बाद की नहीं है। तो एक अपनी जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको वापस लाना है जी, ये एक मुख्य उद्देश्य है इसका। जो हमारे एक जितनी भी हिंदुस्तान में बिल्ली प्रजाति के वन्य प्राणी पाई जाती थी, उसमें अकेली चीता ऐसा जानवर है
जो विलुप्त हो गया, जी, तो उसको हम वापस स्टैब्लिश करना चाहते हैं अपने देश में। और ये पहला ट्रांस कॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट है जो वाइल्ड लाइफ का फ्री रेंजिंग से फ्री रेंजिंग में किया जा रहा है। तो सभी लोग उत्साहित हैं, और विशेषकर तब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इसमें स्वयं अपने जन्मदिन पर आकर जी, उस दिन वो रिलीज कर रहे हैं चीता को। जी तो और सर, भी खुश महत्वपूर्ण नसीब है हम रहता सब की बिल्ली प्रजाति के जो जानवर हैं वो सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में ही हैं। तो कहीं ना कहीं आप सबका बड़ा इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इन वन्य प्राणियों के संरक्षण में, संवर्धन में। तो सर, चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे और हमारे जो इतिहासकार हमारे साथ में हैं, आप राजकुमार गुप्ता जी, आप तक पहुंचेंगे। सर, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं अपने मध्य प्रदेश का इतिहास। बड़ा समृद्धशाली, गौरवशाली, वैभवशाली हमारे मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है। तो क्यों ना पिछले पन्नों को पलटें और मध्य प्रदेश के इतिहास की ओर हम रुख करें। आज संयोग है वन्य जीवों से, जी, तो मैं आपके सामने इतिहास भी वन्य जीवों की कहानियों से अल्प रूप में प्रस्तुत करना चाहूँगा। स्वागत है। गुप्त काल का इतिहास है। हमारा ये पूरा प्रदेश जी, गंगा के दक्षिण तट से लेके गोदावरी के उत्तर तट तक का क्षेत्र महाकांतार कहलाता था। जी, महाकांतार का अर्थ ये है कि घनघोर जंगल, और इस घनघोर जंगल के राजा थे जिनका नाम था व्याघ्रराज। जी, अब देखिए कितना विचित्र संयोग है, चीता भी व्याघ्र प्रजाति का है, बिल्कुल, और यहाँ का प्राचीन राजा था वो भी व्याघ्रराज। व्याघ्रराज, जी, वो व्याघ्रराज की सेना कौन थी? वो व्याघ्रराज की सेना वन्य जीव थे। सांप, बिच्छू, चीता, शेर, सिंह सभी उनके सेना थी। जी, और उनका आतंक इतना, या प्रभाव या शक्ति इतनी प्रबल थी कि प्रबल शक्तिशाली गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त जब 12 राजाओं की विजय के लिए निकले, 12 राजाओं की विजय के लिए उन्हें भारत विजय करना था, तो वो हमारे महाकांतार में प्रवेश नहीं कर पाए और उन्हें मजबूर होकर व्याघ्रराज से दोस्ती करना पड़ी। जी, और ये हरिसेन ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जो उनके महामंत्री हुआ करते थे। और दोस्ती के बाद ही वो उनका आधिपत्य महाकांतार पर हो पाया, और वो अपना स्वभोग नगर बीना के पास ओरण में बना पाए। जी, तो ये हमारे वन्य जीवों की उस समय की प्रशस्ति और महानता का और व्यापकता का एक संदर्भ जी। था। देखिए सर, चूंकि हम वन्य जीवों की भी बात कर रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं, हम आप सबको, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 17 सितंबर को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और अपने जन्म दिवस पर वो हमारे मध्य प्रदेश में रहेंगे, और मध्य प्रदेश में वो लेकर आ रहे हैं चीता। तो निश्चित ही बड़े गौरव की बात है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रमोट कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं फिर से प्रकृति की गोद में वापस लौटने का प्रयास कर रहे हैं, पर्यावरण के समीपत्व लाने का प्रयास कर रहे हैं, स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। गौरव की बात है हम सबके लिए। स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमें दिखाई दिए। आपकी ओर हम वापस चलेंगे सर और जानेंगे इतिहास के बारे में। तो चलिए, व्याघ्रराज की कहानी को विराम देते हुए मैं आपको पुनः इतिहास की ओर ले चलता हूँ, इस भारत के मध्य क्षेत्र की। भोपाल की थोड़ी सी चर्चा करूंगा। अगर आप इतिहास को मानव जीवन के अस्तित्व और निवास से मानते हैं, तो हमारा भोपाल जो है वो ये समझ लीजिए करोड़ों वर्ष का इतिहास रखता है, क्योंकि हमारे यहाँ भीमबेटिका के रूप में 50 वर्ग मील में क्षेत्र फैला हुआ 500 से अधिक शैल क्षेत्रों का और शैलाश्रयों का मतलब यहाँ पर अस्तित्व है। अब ये समझ लीजिए इन शैलाश्रयों शैल क्षेत्रों में प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक दोनों हैं। जी, यानी सर बीच में आपको रोकना चाहूंगी, भीमबेटका का जिक्र आपने किया। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो निश्चित ही पर्यटन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश का कोई सानी नहीं है। मध्य प्रदेश पर्यटन के हिसाब से भी बेहद लोगों को, सैलानियों को, पर्यटकों को लुभाता है। बहुत बहुत अच्छा जी। अब पर्यटन की बात तो खैर आपने की है, मैं उसको करूंगा, मगर इतिहास की बात पहली थी। बिल्कुल। हाँ, तो अभी इतिहास के ऊपर में चलता हूँ जी। तो 840 ईस्वी में सबसे पहले मध्य प्रदेश पर कलचुरी वंश का शासन हुआ जी। कलचुरी वंश के प्रथम राजा थे कोकलदेव। कोकलदेव के बाद जो दूसरे राजा हुए वो मुक्ततुंग हुए। मुक्ततुंग के बाद युवराज देव हुए जी। युवराज देव प्रथम महाप्रतापी राजा थे। उनकी जो रानी थी नोहिला देवी, वो दक्षिण भारत में अम्ब प्रथम जो थे गोदावरी के तट के निवासी राजा, उनकी पुत्री थी जी। युवराज देव और नोहिला देवी के समय हमारे मध्य क्षेत्र में सबसे जो विलक्षण मतलब संदर्भ आया है वो है विश्वविद्यालय की स्थापना जी।
गौरीशंकर 64 योगिनी मठ के रूप में जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, वो उस समय भारत के सर्वोत्तम शिक्षा केंद्रों में एक था। और सबसे अच्छी बात जो है कि वहाँ के जो प्रथम मतलब कुलपति जो वो गए थे, वो हमारे मालवा क्षेत्र से गए थे जी। मालवा क्षेत्र में मत्त मयूर नाम का एक स्थान माना जाता है। यानी क्या है कि मालवा में एक स्थान ऐसा था जहाँ मयूर जो है मस्त होकर नृत्य करते थे, उसको मत्त मयूर कहते थे। तो वो प्रथम महंत सद्भाव शंभू का जो आश्रम था वहाँ, वो मत्त मयूर क्षेत्र कहलाता था। तो वो सद्भाव शंभू जो थे उस विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य हुए जी। और अब देखिए कितना अच्छा लोकतंत्र हमारे यहाँ था। लोकतंत्र की गाथा ये थी, उस समय लोकतंत्र हो गया जी। कैसे कि युवराज देव ने अपने 3 लाख गांव उस मठ को दे दिए कि आप पूरी प्रजा की व्यवस्था करेंगे, यानी सद्भाव शंभू जी। और स्वतः वो राजतंत्र संभालती थी। यानी ऐसी व्यवस्था आज भी नहीं है आपके यहाँ जी। आज भी नहीं, जो उस समय हो गई थी। और उस विश्वविद्यालय में युद्ध कला की शिक्षा दी जाती थी, वाद्य मतलब संगीत की शिक्षा दी जाती थी, और साथ साथ जो गौरीशंकर का 64 योगिनी का मंदिर जिसे कहते हैं आप, वो अपने समय का मेडिकल कॉलेज था। राजकुमार गुप्ता जी आज हमारे साथ हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं आप। और सर, चूंकि आपने बात करी है पुरातन शिक्षा पद्धति की, तो हम आपको बता दें कि 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई वो भी कुछ इस तरह की है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, और इस तरह की बहुत तमाम सारी गतिविधियों को न सिर्फ पाठ्यक्रम संबंधी बल्कि ऐसा उन्होंने कोशिश की है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि सभी तरह का बच्चों का विकास हो सके। जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, कल्चरल एक्टिविटीज, उन सबको भी हम समाहित कर सके, ताकि एक जो बच्चा है उसका सर्वांगीण और संपूर्ण विकास हो सके। ऐसा एक प्रयास अभी जारी है। आपकी तरफ रुख करेंगे हम जसवीर सर। सर, बात करें यदि हम अभी चीता चूंकि आ रहे हैं मध्य प्रदेश में कूनो में, तो यही हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि देश में पहली बार अंतर महाद्वीपीय चीता ट्रांसलोकेशन हो रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको, किस तरह से आप देखते हैं और क्यों इसकी ज़रूरत आन पड़ी? ये दरअसल हमारे देश के प्रदेश के लिए, और ख़ास तौर से जो ग्वालियर चंबल संभाग है उसके लिए, वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। और जैसा हमने पहले बताया आपको कि एक जो हमारी लॉस्ट ग्लोरी है उसको हम पुनर्स्थापित करना चाहते हैं जी। और हमें उम्मीद है कि हम ऐसा कर पाएंगे। तो ये लेकिन बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी है। ये जब हम कोई भी नया काम करते हैं तो उसमें उसके साथ साथ कई अनेक अवसर आते हैं, तो अवसर के साथ चुनौतियां भी आती हैं जी। तो ये चीता एक ऐसा वन्य प्राणी है जिसको हमने कभी मैनेज नहीं किया है, हमारी जनरेशन ने मैनेज नहीं किया है। जो हमारी पहले जनरेशन थी उस समय यहाँ पे चीता हुआ करते थे, उन्होंने देखे चीता। हमारी जनरेशन ने अभी तक चीता देखे भी नहीं। तो इसलिए हमको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और उसके मुताबिक हमको इनका प्रबंधन करना है। और उसी के लिए हम बहुत आवश्यक तैयारियां वहाँ पे जो आवश्यक थी तैयारियां, तो वो हम सारी कर चुके हैं अभी तक। और धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा वैसे हम उसके प्रबंधन में कुशल होते जाएंगे जी। सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि क्यों चीता को लाना ज़रूरी है। पर सर, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमें समझने वाली है कि जो वन्य जीव जो संरक्षण जहाँ पे किया जाता है, हमारे अभ्यारण्य है, हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर तो तेंदुए भी मौजूद रहते हैं। अब तेंदुए चीते पे कहीं पे हमला ना बोल दे, तो उसके लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? कहीं उन चीतों के लिए तेंदुओं से कोई खतरा तो नहीं? जी। ये चिंता वाजिब है और इसमें हमें सतर्क जरूर रहने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि जो चीता यहाँ पे आ रहे हैं वो ऐसे क्षेत्रों से आ रहे हैं जहाँ पहले से ही तेंदुए हैं। तो वो उन्हें मालूम है कि तेंदुए से तेंदुओं को कैसे हैंडल करना है जी। सॉरी। तो नमस्कार एमपी कार्यक्रम देख रहे हैं आप, और हमारे साथ हैं आज जसवीर सिंह चौहान जी और राजकुमार गुप्ता जी। आज हम बात कर रहे हैं वन्य जीव संरक्षण के बारे में। हम बात कर रहे हैं कि भारत में अभी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ही जल्द चीते आने वाले हैं कूनो में, तो किस तरह से उनका संरक्षण किया जाएगा, किस तरह की हमने तैयारियां की हैं, ये सारी बातें हम बातों के दौर को जारी रखेंगे। उसके पहले हम बता दें कि हमारे कॉलर हमसे जुड़ गए हैं जी। हेलो हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल, आवाज आपकी हम तक पहुंच रही है। नमस्कार, अपना प्रश्न जी मैडम जी। मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप राव बोल रहा हूँ।
जी प्रदीप जी। डॉक्टर प्रदीप साहू, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून प्रदीप जी, अपना प्रश्न रखें आप। मैं ये वन संरक्षण महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी कि अभी तक मध्य प्रदेश के जंगलों में पादप की कौन कौन सी प्रजातियां, प्रमुख प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और उनको बचाने के लिए आपके या सरकार के क्या प्रयास? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। वन्य प्राणी संरक्षण की बात करते हैं हम, तो कौन कौन से वन्य जीव जो हैं उनकी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और अभी जो भी बचे हैं वन्य जीव उनको संरक्षित करने के लिए हम किस तरह के प्रयास कर रहे हैं? ये प्रश्न, आई एम सॉरी, मैं ये प्रश्न वन्य प्राणियों के लिए है कि ये वनस्पति के लिए है? वन्य प्राणियों के लिए जी। वन्य प्राणी हमारे पास जैसे जो विलुप्त अगर हम कहें तो एक चीता ही विलुप्त हुआ है, और वो जो लास्ट चीता जो मारा गया था वो अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश में, जो अभी कोरिया जिला छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे लास्ट चीता मारा गया था। उसके बाद से यहाँ पे चीता, वो भी प्री इंडिपेंडेंस, देश आज़ाद जब हुआ ही था तब की ये घटना है। उसके बाद से कोई वन्य प्राणी यहाँ से विलुप्त अभी तक नहीं हुआ है। और जरूर एंडेंजर्ड हुए हैं, जैसे हमारे पास जो कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बारासिंगा की एक उपप्रजाति है, वो अकेली एक ऐसी उपप्रजाति है जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो केवल कान्हा में पाई जाती है। लेकिन सरकार के और वन विभाग के प्रयासों से ये हमने सुनिश्चित किया है कि उनको वहाँ से हमने एक दूसरी पॉपुलेशन बनाई है, जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में उनको लेके आए हैं, और वहाँ पे उनका खूब अच्छा प्रजनन, वंश वृद्धि हो रही है, प्रजनन हो रहा है और संख्या बढ़ रही है। उन्हीं में से एक छोटी पॉपुलेशन हम यहाँ, क्योंकि वो हमारा राज्य पशु है, इसलिए हम जो भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, हम उसमें भी लेके आए हैं और यहाँ पे भी उसकी वंश वृद्धि हो रही है। तो ये एक प्रजाति जो मैं कह सकता हूँ जिसको हमने सफलतापूर्वक रिकवर किया है। फिर जो वल्चर्स हैं, जैसे खास तौर से जो जिप्स वल्चर्स होते हैं, तो उनकी भी संख्या एक बार लगभग 99% तक क्रैश हो गई थी, वो किसी एक केमिकल के कारण से। बट उसमें भी बहुत सारे प्रयास हुए, वो केमिकल को बैन किया गया, उसके विकल्प खोजे गए और उसके मतलब कॉन्जर्वेशन ब्रीडिंग भी उसकी की गई, और उसका नतीजा ये है कि आज वो भी रिकवरी के पाथवे है। अब काफ़ी संख्या में मध्य प्रदेश में हम देख सकते हैं। जी, गर्व की बात है हम सब के लिए कि हमारे मध्य प्रदेश में भी वल्चर्स पाए जाते हैं, इतने सारे वन्य जीव हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और जो चीता, जो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे कमी थी या विलुप्त हो चुके थे, अब उसे फिर से वापस लाने का एक बहुत अच्छा प्रयास। हमारे पास एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है, वल्चर किस तरह से एक नेचुरल साफ सफाई का काम करते हैं, उसको दर्शाती हुई एक स्टोरी हमारे साथ में है। हम निवेदन करेंगे हमारे प्रोड्यूसर एस रावत सर से कि सर प्लीज आप वो स्टोरी हम तक पहुंचाने का, हमारे दर्शकों को दिखाने का एक प्रयास करें। वाला पक्षी एक प्राकृतिक सफाई कर्मी जिसे इंसान भूल गए, उसे गंदगी खाकर धरती को साफ रखने वाले पक्षी अब खतरे में है। एक ऐसा ही पक्षी है गिद्ध। जरा सोचिए, कहीं ये खतरा हकीकत बन गया तो हम इंसान भी खतरे में पड़ जाएंगे। लाखों की तादाद में मिलने वाले ये पक्षी तेजी से कम होने लगे। जहां इन पक्षियों का झुरमुट होता था, वहां गिने चुने गिद्ध ही नजर आने लगे। गिद्ध बहुत ही कुशल गंदगी साफ करने वाले होते हैं और वयस्क जानवरों के शव को 20 मिनट में खत्म कर सकते हैं। गिद्ध सड़ने से पहले ही शवों की सफाई कर महामारी को फैलने से रोकते थे। 1990 के दशक में जब गिद्धों की संख्या अचानक घटने लगी, तब पक्षी प्रेमी और वैज्ञानिक दोनों जागे। गिद्धों की तेजी से हुई मौत के कारणों की जांच की और पाया कि डाइक्लोफिनेक नाम की दवा, जो गाय भैंसों को दर्द से राहत देने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, उसके अंश मरे हुए गिद्धों में पाए गए। यानी गाय भैंसों को दर्द से निजात दिलाने वाली ये दवा गिद्धों के लिए जहर साबित हुई। इसके अंश भारत में पाए जाने वाले गिद्धों में भी मिले। ये दवा मरे हुए जानवरों के शरीर में मौजूद रहती है और इनका मांस खाने से गिद्धों की आंतों पर असर होता है और इस तरह उनकी मौत हो जाती है। यही दवा इन पक्षियों की मौत की सबसे खतरनाक और बड़ी वजह बनी।
हालांकि पतंगों की डोर से भी गिद्ध मारे जाते हैं, मगर उससे मरने वाले गिद्धों की तादाद थोड़ी कम है। भारत सरकार ने 2008 में इस दवा के इस्तेमाल पर रोक लगाई, पर तब तक लाखों गिद्ध मौत का शिकार बन चुके थे। प्रतिबंध लगाने के बाद भी डाइक्लोफिनेक का इस्तेमाल अवैध रूप से आज भी जारी है। पूरे भारत में गिद्धों की तादाद में जो बड़ी गिरावट आई है, उससे पारिस्थितिकी और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा पैदा हो गया है। वैसे तो भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ इनमें से सिर्फ व्हाइट बैट, सफेद पीठ वाले गिद्ध, लॉन्ग बिल्ड, लंबी चोंच वाले गिद्ध, स्लेंडर बिल्ड, पतली चोंच वाले गिद्ध, इन 3 प्रजातियों का ही संरक्षण किया जा रहा है। 1980 के दशक की शुरुआत में इन प्रजाति के गिद्धों की तादाद तकरीबन 4 करोड़ के आसपास थी, लेकिन पिछले 25 से 30 साल में व्हाइट बैट 99%, लॉन्ग बिल्ड 97% और स्लेंडर बिल्ड 97% तक खत्म हो गए हैं। भारत में लगभग 1000 स्लेंडर बिल्ड, 11000 व्हाइट बैट और 44,000 लॉन्ग बिल्ड गिद्ध बचे हैं। ये दुनिया के लुप्त हुए जानवर और पक्षी की सबसे तेजी से खत्म होने वाली इकलौती प्रजाति है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम जल्द नहीं जागे तो समाज में हमेशा उपेक्षित रहने वाले गिद्ध दुनिया से ही खत्म हो जाएंगे। स्लेंडर बिल्ड गिद्ध पश्चिम बंगाल, असम और गंगा के ऊपरी समतल इलाकों में पाए जाते थे, लेकिन अब ये केवल असम में ही दिखते हैं। लॉन्ग बिल्ड गिद्ध राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ही बचे हैं। पिंजौर के वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर की शुरुआत भरतपुर केवलादेव नेशनल पार्क से लाए गए एक बीमार गिद्ध से हुई थी। आज यहां गिद्धों की संख्या 127 है। सफेद पीठ वाले गिद्ध 55, लंबी चोंच वाले गिद्ध 55, पतली चोंच वाले गिद्ध 15, हिमालय नौसिकुआ 2। पिंजौर का ये केंद्र दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां लुप्त होती तीनों प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह मिलता है। यहाँ गिद्धों को अलग अलग राज्य से लाया गया है। गुजरात से 35, राजस्थान से 22, महाराष्ट्र से 21, हरियाणा से 20, मध्य प्रदेश से 17, असम से 14, दिल्ली से 1। गिद्ध के गायब होने से हम पर कई तरह से असर हो रहा है और होगा। इनके ना होने से गांवों में जानवरों के शव सड़ते रहते हैं और गिद्धों की जगह वहां जंगली कुत्तों और चूहों ने ले ली है। भले ही गिद्ध की जगह कुत्ते और चूहे ले ले, पर वो गिद्ध की तरह कुशल शिकारी नहीं हो सकते। गिद्ध की शारीरिक संरचना ऐसी थी कि मृत शरीर के विषाणु उससे और आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन कुत्तों और चूहों के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनसे होकर रोगग्रस्त मृत शरीर के जहरीले तत्व फिर से बाकी लोगों तक पहुंच जाते हैं। गिद्धों का खात्मा पर्यावरण ही नहीं, पारसी समुदाय के लिए भी बड़ी मुश्किल बन गया है। पारसी समुदाय वातावरण संरक्षण और प्रकृति की सुरक्षा के लिए काम करता रहा है और उनके रीति रिवाज भी पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। दरअसल इससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता और ना ही प्रकृति को कोई नुकसान ही होता है। लेकिन गिद्धों के धीरे धीरे गायब होने से पारसी लोग शव का संस्कार करने की अपनी इस प्रथा का पालन नहीं कर पा रहे हैं। गिद्धों की कमी की वजह से उन्हें भी अब दूसरे विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं हम एक बार फिर प्रकृति की ओर। प्रकृति की गोद में वापस लौटने का एक प्रयास कर रहे हैं हम, जिसका जीवंत उदाहरण है कि एक बार फिर संरक्षित कर रहे हैं अपने वन्य जीवों को, अपनी विलुप्त प्रजातियों को, अपनी धरोहर को। और हम आपको बता दें कि अभी वर्तमान में भी
17 सितंबर को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते ला रहे हैं। प्रकृति की पाठशाला में पढ़े वन्य जीव एक निश्चित अनुशासन में रहते हैं। उनके अपने बनाए कुछ नियम होते हैं जिन्हें वे कभी नहीं तोड़ते। उनका सोना, उठना, खाना, पीना, शिकार किसी भी लोभ, लिप्सा से परे सिर्फ आवश्यकताओं पर आधारित होता है। और प्रकृति प्रदत्त वनों का संरक्षण, वन्य प्राणियों का संरक्षण न सिर्फ अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, वन विभाग से जो जुड़े हुए लोग हैं, न सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी होती है, वरन हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि प्रकृति प्रदत्त इन वन्य जीवों को, अपने वनों को हम संरक्षित करें और उनका भरपूर ख्याल रखें। हमारे साथ हमारे दो विशेष मेहमान आज मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज में। दूरदर्शन मध्य प्रदेश का ये बेहद खास कार्यक्रम है नमस्कार एमपी, उससे जुड़े हैं आप सभी। हम आपको बता दें कि हमारे इस सजीव फोन इन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाता है हर सोमवार से शुक्रवार तक 12 बजे से 1 बजे तक। हमारे फ़ोन नंबर्स हम आपको बता चुके हैं, एक बार फिर हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0755 266 0049, साथ ही हमारा टोल फ्री नंबर 1800 233 0040। इन नंबरों से भी आप जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट हमसे अपने सवाल कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञों से अपने सवाल कर सकते हैं। हम फिर लौटेंगे हमारे साथ जो इतिहासकार हैं। सर, मध्य प्रदेश के इतिहास की हमने बातचीत की, अब आते हैं हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक। भोपाल का इतिहास भी बड़ा ही समृद्ध रहा है, हमारी साझी जो विरासत है वो भी बहुत वैभवशाली, गौरवशाली रही है। तो हम जानना चाहेंगे भोपाल के इतिहास के बारे में। जी, अभी आपके समक्ष मैंने कलचुरी वंश का शासनकाल आपको प्रस्तुत किया जी। उसी समय भोपाल जो था परमार वंश के शासन से शासित था। राजा भोज का शासन था यहाँ पर, जो कि उनके पूर्वज राजा उपेंद्र से प्रारंभ हुआ था। करीब 9वीं शताब्दी में 900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। उपेंद्र के बाद सियक प्रथम का राज्य हुआ। सियक के बाद और भी राजा होते गए और उसके बाद राजा मुंज का शासन हुआ। सियक के पुत्र राजा मुंज थे। मुंज यानी ये उनके दत्तक पुत्र थे। वो मतलब मूंज की झाड़ी में उन्हें प्राप्त हुए थे और उन्होंने अपना पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। उसके बाद उनके स्वयं के पुत्र हुए राजा भोज। राजा भोज उनके छोटे पुत्र कह सकते हैं आप, और मगर राज्य पहले मुंज को मिला जी। धारा नगरी उनकी राजधानी हुई। पहले उनकी राजधानी उज्जैनी थी, फिर धारा नगरी उनकी राजधानी हुई। धारा नगरी में राजा मुंज के द्वारा बनवाया हुआ मुंज सागर आज भी है। और मुंज के अवसान के बाद राजा भोज सिंहासन पर बैठे। राजा भोज भी बड़े प्रतापी राजा थे। 1000 ईस्वी में उनका शासन प्रारंभ हुआ और उन्होंने युद्ध के साथ साथ संगीत और विद्वत सभा का भी गठन किया था। उनकी सभा में भी 10 नवरत्न रहते थे। नवरत्न के अलावा 10 नवरत्न रहते थे। धनपाल आदि बड़े बड़े इतिहासकार, बड़े बड़े कवि उनकी राजसभा में रहते थे जी। और उन्होंने धारा नगरी में सरस्वती घंटावरण की स्थापना की थी, जिसे कि सरस्वती मंदिर कहते थे। वहाँ जो सरस्वती की प्रतिमा उन्होंने स्थापित कराई थी वो आज इंग्लैंड के संग्रहालय में है जी। राजा भोज ने भोपाल में भोज सागर नामक एक बड़ा विशाल सरोवर मतलब का निर्माण कराया था। अब आप ये समझ लीजिए कि 1907 ईस्वी में जब उस तालाब की लंबाई चौड़ाई नापी गई तो वह 350 वर्ग मील का था जी। यानी ये 1907 के आसपास का वो है। मगर उसके पहले वो कितना विशाल रहा होगा इसकी तो कल्पना भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। भोज सागर के साथ साथ उन्हें भोजपुर नगर की भी मतलब का स्थापना कराई। और भोजपुर का मंदिर तो आप जानते ही हैं कि बिना शिखर का ऐसा विशाल शिव, विश्व के सबसे विशाल शिवलिंग वाला देवालय शायद ही कहीं होगा। बिल्कुल सही सर। और चूंकि भोपाल की समृद्ध जो इतिहास है उसके बारे में आप बता रहे हैं, हम आपके बारे में भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। लगभग 15 से 20 किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं इतिहास के ऊपर और बहुत विस्तार में आपसे हमें जानकारियां मिल रही हैं। निश्चित ही हम तो आपकी बातों से लाभान्वित हो ही रहे हैं, साथ ही हमारे दर्शक भी आपकी जानकारी का भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। आपकी ओर वापस लौटेंगे।
उसके पहले जसवीर सर की ओर चलते हैं हम। जसवीर चौहान जी IFS हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कूनों में अभी लाया जा रहा है चीतों को, तो अफ्रीका से ही हम चीता क्यों ला रहे हैं? हम ईरान से एशियाई चीता ला सकते थे, तो ईरान से ना लाकर, एशियाई प्लेस से चीता ना लाकर हम अफ्रीका से ला रहे हैं। इसके पीछे क्या कोई खास वजह है? जी, इसके मुख्य रूप से दो वजह हैं इसकी। एक तो जो एशियाई चीते अब केवल ईरान में जो बचे हैं उनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि उसमें से अब एक साइजेबल पॉपुलेशन यहाँ पे ला करके फिर यहाँ पे स्थापित करना एक दुष्कर काम है, जो शायद जेनेटिकली भी उतना वो ना हो, एक फिजिबल ना हो। दूसरा कारण ये है कि जो अफ्रीकन जो प्रजाति है और जो ये एशियाई प्रजाति, इनमें जेनेटिक्स स्टडीज़ अब ये बताती हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर इनमें है नहीं। तो इस कारण से फिर क्योंकि वो बहुतायत में है वहाँ पे अफ्रीका में, नामीबिया, बोत्सवाना, बहुत सारे देशों में ये पाए जाते हैं, तो अब ये निर्णय हुआ कि हम नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लेके आए हैं। जी सर, वन्य जीव अपने प्राकृतिक आवास छोड़कर कई बार बस्तियों में प्रवेश कर जाते हैं। यही बात हम यदि बात करें चीता के विषय में तो ये हो सकती है। बहुत बार सुनने में आता है कि तेंदुआ आ गया है रहवासी इलाकों में अपने प्लेस को छोड़कर। तो जिस तरह से तेंदुआ रहवासी अपने प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस में रहवासी इलाकों में घुस जाता है, उस तरह की चीजें हमें देखने को मिल सकती है चीता के साथ भी। तो सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? ये बिल्कुल सही है। ये चाहे वो बाघ हो, टाइगर हो या लेपर्ड हो, और ख़ास तौर से जब आप रीइंट्रोड्यूस्ड जो पॉपुलेशन होती है उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जब आप कहीं से लेके आते हैं किसी नए परिवेश में किसी प्रजाति के जानवरों को लेके आते हैं, तो अपने वो जो मूल उनका स्थान है, उनके सिमिलर हैबिटेट को की तलाश में वो निकल लेते हैं। अब ऐसी इस सूरत में क्या होता है कि वो बाहर भी निकल जाते हैं, जहाँ ह्यूमन हैबिटेशन होती है उधर भी चले जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड हमारी प्रैक्टिस होती है कि हम लोग जो सैटेलाइट कॉलर्स हैं वो उस पर लगाते हैं, और हमको उसकी हर 3 घंटे, हर 4 घंटे या हर 5 घंटे में जैसा भी आप उसको प्रोग्राम करें, हमको ईमेल के माध्यम से उसके कोऑर्डिनेट्स मिलते रहते हैं। तो उसके वजह से हमें मालूम रहता है कि ये एनिमल किस एरिया में ट्रैक कर लिया जाता है, घूम रहा है। फिर कुछ और प्रबंधन की टेक्निक्स हैं जिनके कारण से हम उनको ल्योर कर सकते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं उनको, तो दैट अगर वो आबादी के बिल्कुल पास में है तो आबादी से कैसे हम उसको दूर करें। तो उसकी ये प्रबंधन की कुछ टेक्निक्स हैं जो हम लोग सीखते हैं। यानी सर चलिए, चूंकि हम ये सब जान ही रहे हैं तो अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि किन किन का रोल रहता है इसमें। आपके जो अधिकारी वगैरह रहते हैं तो कौन कौन इसमें शामिल रहता है? ये जो ट्रैकिंग प्रोसीजर होती है उसमें कौन कौन शामिल रहता है? उसमें एक तो हमारी फील्ड फॉर्मेशंस होती हैं, राइट फ्रॉम जो डेली वेजर्स होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं, और वहाँ से लेके डायरेक्टर जो पार्क के डायरेक्टर होते हैं वहाँ तक। दूसरा क्योंकि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल और एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, तो इसमें जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है देहरादून में स्थित है, उनकी पूरी एक प्रोजेक्ट एक टीम रहती है, यहाँ पे रिसर्च टीम रहती है। तो वो लोग उसको पूरा रिकॉर्ड करते हैं, रिसर्च करते हैं। हमारी कुछ डेडिकेटेड टीम्स रहती हैं जो इनको ट्रैक करती हैं। केवल एक सैटेलाइट कॉलर ही नहीं है, हम जो VHF एंटीना होता है उससे भी इसको ट्रैक करते हैं। तो एक तो सैटेलाइट कॉलर के माध्यम से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है हर 3 या 4 घंटे में, लेकिन एट द सेम टाइम लगभग हर कॉलर के पीछे हमारी एक टीम भी होती है जो उनको ट्रैक करती रहती है। यानी हर एक व्यक्ति जो आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी बिल्कुल, ये एक स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल है जो जिसके तहत उनको ये सब करना होता है। जी बिल्कुल जी। तो सर आप तक हम वापस लौटेंगे, बहुत सारी बातें हमारे मन में हैं, वो हम जरूर आपसे बातें करेंगे। उसके पहले हमारे साथ जो इतिहासकार हैं आपके पास हम लौटेंगे। सर फिर से हम जानना चाहेंगे कि भोपाल की यदि हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी की यदि हम बात करते हैं, तो बड़ा समृद्ध इतिहास यहाँ का रहा है, तो उस पर हम फिर से नजर डालेंगे और आप हमें कुछ बातें बता रहे थे, उस पर ही हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी, मैं आपके सामने राजा भोज की चर्चा कर रहा था। जी, तो राजा भोज जहाँ एक बार एक तरफ विद्वानों की सभा की उन्होंने रचना की थी, वहाँ वो स्वयं भी बड़े विद्वान थे। जी, उन्होंने 24 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी, जो आज भी कई जगह उपलब्ध है आपको। और आपको ये बताऊं कि उनकी परानी महारानी अरुंधति भी विदुषी थी। जी, जो उन्होंने राजा भोज के अवसान के बाद
जो एक श्लोक की रचना की थी, वो बड़ा मार्मिक श्लोक है। जी, हम जानना चाहेंगे आपसे। जी। अद्यधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, अद्यधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता से शिष्यैव भोजराजे दिवंगति। जी, यानी भोजराज की दिवंगत के अवसान के बाद सरस्वती निराधार हो गई, निरालंब हो गई, और सारा पांडित्य जो था वो खंडित हो गया। ये महारानी अरुंधति ने मतलब की स्वयं की रचना है, जो आज भी इतिहास प्रसिद्ध है। जी। एक तरफ जहाँ भोपाल में परमार राजा भोज का शासन था और उनके अवसान के बाद भी परमार वंश का शासन रहा, वहीं दूसरी तरफ कलचुरी वंश के अवसान के बाद त्रिपुरी के पास गढ़ा में गौड़ वंश के शासन की शुरुआत होती है। सबसे पहले गौड़ राजा थे मदन शाह की उपाधि उन्हें बाद में प्राप्त हुई, पहले वो मदन सिंह थे वास्तव। तो मदन सिंह का विवाह रानी कमलावती के साथ हुआ था। कमलावती स्वयं बड़ी संगीत की ज्ञाता और विदुषी नारी थी। जी। अब आप देखिए, प्रेम प्रसंग की एक बात करूंगा, दोनों में कितना प्रेम था। विवाह के बाद रानी कमलावती ने अपने प्रीतम राजा के लिए पहाड़ी पर एक महल का निर्माण कराया, उसका नाम मदन महल। मदन महल से तो आप अवगत होंगे, आज मदन महल गिर गया है, वो किला जो है वो मदन महल नहीं है, वो किला बाद में बना, मदन महल गिर गया है। मगर रानी के इस प्रेम प्रतिदान के शुभ राजा ने भी एक तालाब का निर्माण कराया मदन महल के नीचे, उसका नाम रखा कमलावती सरोवर। आज भी वो तालाब कोला ताल के नाम से मौजूद है। जी सर, बहुत सारी बातें हैं हमारे ज़हन में, बहुत सारी बातें आपसे जानना भी चाहेंगे हम, पर उसके पहले भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर को हमारे बीच आने वाले हैं, मध्य प्रदेश में करायल में आने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो वहाँ के स्थानीय विधायक हमसे कुछ देर बाद जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम आपकी बातचीत करवाएंगे, चर्चा पे भी बात करेंगे, किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं, हम जरूर आपसे बात करेंगे इस विषय पे। उसके पहले सर हम आपकी ओर चलते हैं, जसवीर चौहान साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, चीता की यदि हम बात करते हैं तो किस तरह का बिहेवियर होता है चीता का, दर्शक हमारे उस विषय में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, ये दरअसल चीता तो एक बहुत ही एक शांत और कुछ नुकसान न पहुंचाने वाला जानवर है। जैसा कि एक लोगों में भ्रांतियां होती हैं, जैसे हमारे शेर यहाँ पे टाइगर हैं या लेपर्ड हैं, तो वो लोग कई बार जब कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो उनको पशुओं को भी, मवेशियों को भी नुकसान हो जाता है, कभी ह्यूमन लाइफ पे भी वो अटैक कर देते हैं। लेकिन अब तक के ज्ञात इतिहास में ऐसा चीता के साथ कभी हुआ नहीं जी। और जब पहले इनफैक्ट चीता को मतलब ह्यूमन फ्रेंडली एक वो भी है, उसका एक व्यवहार है। और जैसा कि आपको मालूम होगा पहले कि जब हिंदुस्तान में जब चीता हुआ करते थे तो आखिरी में लगभग जो पालतू चीता ही बच गए थे। मुग़ल कालीन अगर उन पे वो देखें तो उनके उसमें जो मुग़ल शासक होते थे उनकी पास हज़ारों की संख्या में पालतू चीता रखे जाते थे। तो वो एक ह्यूमन फ्रेंडली एक नेचर है और बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाकू किस्म का जानवर नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप देखें तो जो साउथ अफ्रीका या नमीबिया या जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं उसमें वो हर शिकार उसका 10 में से 8 शिकार उसके दूसरे जो प्रेडेटर्स हैं वो छीन लेते हैं। तो काफी मेहनत करता है अपने खाने के लिए, शिकार के लिए, भोजन के लिए मेहनत करता है जी। बट उसको लड़ना गवारा बड़ा मजा आ रहा है सर, बहुत सारी बातें बारीकी से आपको जानने को, सीखने को मिल रही हैं। बातों के दौर को जारी रखेंगे, उसके पहले चलते हैं हम कराइल, जहां पर हमारे स्थानीय विधायक हमसे जुड़े हैं। किस तरह की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं उसका हम जरा बातचीत करते हैं, जायजा लेते हैं। हमारे मेहमानों को भी हम वहां पर लेकर चलते हैं कराइल। जी सर नमस्कार। हेलो जी, बहुत स्वागत है सर हमारे इस बहुत फेमस कार्यक्रम में, नमस्कार एमपी कार्यक्रम से आप जुड़ चुके हैं। सर जानना चाहेंगे हम कि कराइल में अभी तो बहुत चहल पहल है और बहुत तेजी से आप सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की तैयारी जोर शोर से चली, तो किस तरह की तैयारी आपने की है और सुरक्षा की यदि हम बात करें। इसी में तैयारी कर रही है, वो जोर से 5 पेड़ बन रहे हैं जी, और चीता आ रहे हैं और आप कराल में रखिए, पुष्पट कराल में जी।
मोदी जी आ रहे हैं, सभी मंत्री आ रहे हैं जी, और हमारे प्रधानमंत्री ने धन्यवाद देते हैं कि टीका लेके आ रहे हैं। जी जी जी, और बिल्कुल। वो जो तो ये तैयारी चल रही है। जी जी। हाँ। तो सर, सुरक्षा की यदि बात करें तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं लोगों की सुरक्षा के? माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा। सब लगे हुए हैं, चारों बगल से पुलिस लगी हुई है, पूरी सुरक्षा में तैयारी चल रही है जी कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है सर? लोगों में बहुत खुशी का माहौल चल रहा है पूरे क्षेत्र में जी। सबसे कम बहुत लोग जो है ये ट्राइबल क्षेत्र है, ये मेरा मुजफ्फर क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र है, ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं ये क्षेत्र में। जी 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 जी। और सर, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है और उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी प्रधानमंत्री का। जी जी जी। तो सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रशासन किस तरह की तैयारियां और कर रहा है ताकि की अच्छी तैयारी चल रही है बहुत जोर शोर से। जी जी जी। चलिए सर, आप हमसे जुड़े। कमी नहीं है जी। सीताराम आदिवासी जी, स्थानीय विधायक कलार, हमसे जुड़े आज हमारे इस कार्यक्रम में। आपका बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद जी। कार्यक्रम में एक बार फिर से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। कार्यक्रम में नमस्कार एमपी आप सभी देख रहे हैं। हमारे विशेषज्ञ, हमारे दो बहुत खास मेहमान हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच हैं। आइए चर्चा के दौर को विस्तार देते हैं, जानते हैं, समझते हैं और आगे की हम बातें उनसे करते हैं। सर, आपसे हम बात करना चाहेंगे कि यदि मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में पहले कभी जनजातीय साम्राज्य भी रहा है, जनजातीय शासन भी रहा है, तो उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, जनजातीय राज्य के बारे में। जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी समय गुप्त काल में जी या प्राचीन काल में जब हमारा क्षेत्र महाकांतार के रूप में था, तब राजा व्याघ्रराज यानी वनवासियों का ही राज्य था, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति होती रही। तो एक तरफ जब भोपाल में परमार वंश का शासन था तो वहाँ कलचुरी वंश का, त्रिपुरी में कलचुरी वंश का शासन समाप्त हो रहा था। और मैंने आपको बताया कि राजा मदन सिंह का शासन 13वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। राजा मदन सिंह का शासन शुरुआत में चार किलों तक सीमित था, अमोदा, कनौजा, बरगी और गढ़ा। करीब 100-150 वर्षों तक यह 4 किलों तक चलता रहा। लेकिन फिर प्रतापी सम्राट अर्जुन दास के पुत्र संग्राम शाह का राज्य आया। 1484 में जब संग्राम शाह राजगद्दी पर बैठे तो उनके पास 4 किले मिले थे पूरे विरासत। क्या अब गौड़ वंश का शासन शुरू हो चुका था? शुरू हो चुका जी। ये गौड़ वंश के शासन की भी शुरुआत हो चुकी थी। जनजाति के शासन की चर्चा कर रहा हूँ। तो राजा संग्राम शाह के समय पूरे मध्य प्रदेश के 52 गढ़ जी उन्होंने जीते और अपने अधिकार में रखे। यानी हमारे मालवा क्षेत्र का रायसेन, बाड़ी और ये उपदगढ़, भोपालगढ़, गुन्नौरगढ़, ये सब गौड़ राज्य में शामिल था। और इसके राजा संग्राम शाह थे जी। राजा संग्राम शाह के पुत्र हुए दलपति शाह। उन्होंने 52 वर्ष तक राज्य किया था राजा संग्राम शाह ने। और उनकी उल्लेखनीय बात ये थी कि वो पहला युद्ध जीत हारे और पहला युद्ध जीते। उसके बाद पूरे जीवन भर 52 साल में उन्होंने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा। गौड़ रानी दुर्गावती की यदि हम बात करें, उन्हीं की बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल। उनके पुत्र थे दलपति शाह। दलपति शाह का विवाह प्रेम विवाह कहूंगा मैं उनको। उनका प्रेम विवाह कालिंजर की नरेश कीर्ति सिंह की पुत्री दुर्गावती के साथ हुआ जी। रानी दुर्गावती जो थी वो बचपन से ही मतलब वीरता की प्रतिमूर्ति थी। मैं आपको ये घटना बताऊं क्या हुआ सर। उसके पहले कि आप हमें कुछ बताएं, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि विगत वर्ष में यदि हम लौटते हैं तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जो सिंघौरगढ़ का किला है उसका जीर्णोद्धार किया था। और पर्यटन की दृष्टि से यदि हम बात करें तो वाकई एक नया आयाम स्थापित हुआ था एक लोगों के लिए, और वो एक अट्रैक्शन हो सकता है उसके लिए कि सिंघौरगढ़ के जो किला है और वहां के पूरा आसपास जो चीजें हैं उनका विस्तार हुआ था माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा। जी सर, हम आपसे जानेंगे। सिंघौरगढ़ के किले की आपने बात की है तो सिंघौरगढ़ का किला गौड़ वंश का किला अवश्य था जी। लेकिन वह गौड़ वंश के द्वारा निर्मित कराया नहीं हुआ था। अच्छा। वह परिहार राजा गज सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था। वहाँ पर एक शिलालेख आज भी मौजूद है, 8 लाइन का शिलालेख जिसमें राजा गज सिंह का नाम है। और जो राजा संग्राम शाह थे वो वहाँ पर मतलब उनका अपना निवास स्थान भी उन्होंने बनाया था। उन्होंने एक महल भी अपना बनाया था जिसका नाम है सुलक्खा महल जी। बिल्कुल। वो सुलक्खा महल उनकी रानी सुमति या सुलक्षणी के नाम पर बनाया था उन्होंने।
हाथी दरवाजा भी हाँ, वहां पर जी, हाथी दरवाजा भी है। और रानी दुर्गावती का आसफ खान से पहला मुकाबला जी, सिंगौरगढ़ में ही हुआ था, जब धोखे से अकबर के सेनापति आसफ खान ने उन पर हमला किया। धोखे के शब्द हमें बहुत विस्तार से आपको बता सकता हूँ, मगर अब चूंकि समय कम है इसलिए नहीं बता पाऊंगा। धोखे से इसलिए कि रानी को नहीं मालूम था कि वो आ रहा है, और उन्होंने 45,000 सेना के साथ हमला करे। पहला मुकाबला वही हुआ था। पर देख सकते हैं हम कि रानी दुर्गावती के शौर्य, यश और पराक्रम की गाथाएं पूरे प्रदेश भर में गूंजती हैं अभी भी, और कहीं ना कहीं हम सबको प्रेरित करती हैं कि किस तरह से पहले के लोग मुकाबला किया करते थे। ये नारी हैं, ये सोचकर भयभीत हो जाना हमें नहीं चाहिए, हमें मुकाबला करना चाहिए, वो प्रेरित करता है उनका वो इतिहास के पन्ने यदि हम पलट कर देखते हैं। सर आपकी ओर हम रुख करेंगे जसवीर सर बात करेंगे हम कि जो हमारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें किस तरह की तैयारियां की गई हैं। अभी जो वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होने वाला है और चीते हमारे वहां पर आने वाले हैं, तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो क्या क्या किन किन बातों के लिए वो फेमस है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान तो पहले एक अभ्यारण्य के रूप में वर्ष 1981 में गठित किया गया था, और लगभग 90 के दशक में के मध्य में उसमें एक प्रोजेक्ट उस पर आया था कि एशियाई सिंह वहाँ पे आएंगे जी। तो उसके लिए वो परियोजना स्टार्ट हुई थी, लेकिन एशियाई सिंह किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए। तो उसके बाद फिर ये उसके अंदर जो 24 गांव जो बसे थे वो 24 गांवों का विस्थापन हुआ, और एक जो वन क्षेत्र था वो उसमें काफ़ी रिकवरी हुई, तो वन्य प्राणियों की संख्या भी बढ़ी। तो उसके बाद ये अब चीता का वहाँ पे एक रीइंट्रोडक्शन किया जा रहा है। चीता के आने से पहले काफ़ी तैयारियां वहाँ पे की गई हैं, विशेष करके जैसे 5 वर्ग किलोमीटर का एक हमने बड़ा सा एक बाड़ा बनाया है। वो ऐसा बाड़ा है जिसमें एक इलेक्ट्रीफाइड है, वो जिसमें कोई तेंदुआ अंदर ना जा सके या कोई भी दूसरा जानवर। अब चूंकि आपने यहाँ पर तेंदुओं की बात करी है तो सर एक बात और हम जानना चाहेंगे कि चूंकि चीते का कहीं ना कहीं हमने सुन रखा है, पढ़ रखा है कि चीते का जो फेवरेट फूड होता है वो कुत्ते होते हैं, तो क्या कुत्तों के लिए भी उनसे कोई खतरा हो सकता है चीते के आने के बाद? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुत्तों की प्रजाति पे खतरा मंडराने लगे, तो उसके लिए क्या ये मिसकम्युनिकेशन है या एक गलत फहमी है लोगों में जी, है ना, कि चीता कुत्ते खाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। ये कुछ आजकल कुछ सर्कुलेट होती हैं इसमें व्हाट्सएप मीडिया या उस तरह का वो कह लीजिए, उसके इसमें सच्चाई नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये बेसिकली जो एंटीलोप्स होते हैं, मृग प्रजाति के जो जानवर होते हैं, वो इनके पसंदीदा एक आहार होता है, और हमारे यहाँ वो मृग प्रजाति के भी जानवर हैं और हिरन भी हैं। अच्छा सर, एक और बात जो मतलब मुझे लगता है मेरे साथ साथ तमाम दर्शक भी जो जानना चाहेंगे कि क्या जलवायु का भी कोई असर होता है चीतों के रहने पर, उन्हें कोप अप करने के लिए किस तरह की कुछ स्पेसिफिक जलवायु की जरूरत होती है, और यदि हाँ इस तरह का है, जलवायु का भी फर्क पड़ता है, तो क्या कूनों की जो जलवायु है उनके लिए फेवरेबल है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये कोई भी प्रजाति होती है उसका मतलब उनका यानी किसी पर्टिकुलर जगह पे पाया जाना एक जलवायु का एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। बिल्कुल। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो वहाँ पे पहले जो साउथ अफ्रीका, नामीबिया के जो विषय विशेषज्ञ थे जी, उन लोगों को एक नहीं अनेक बार उनको यहाँ पे इनवाइट किया। उन्होंने पूरा जो एक कूनो ही नहीं, कूनो के अतिरिक्त जो दूसरे अन्य संरक्षित क्षेत्र थे, न केवल मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी, दूसरे राज्यों में भी, वहाँ पे भी उन्होंने उनको लेके गए और उन्होंने वहाँ पे अध्ययन किया, और उन लोगों ने भी ये पाया कि कूनो आज की डेट में सबसे उपयुक्त जगह कूनो ही है। इसी कारण से कूनो का सिलेक्शन किया। अच्छा सर, एक चीज और जो सुनने में आई है कि मतलब देखा भी जाता है, सुना भी जाता है कि ग्रासलैंड्स जो होते हैं, बड़े बड़े घास के मैदान जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होते हैं उनको रहने के लिए। तो क्या कूनो में कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हैं? क्या घास के बड़े बड़े मैदान हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इसमें दरअसल हमारी देश में या जो भी हम लोग एक आम रूप से जो बहुत ज़्यादा जानकारी चीते के बारे में नहीं रखते हैं, तो हम चीता को उतना ही जानते हैं जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। और फिल्मों में जो दिखता है वो सेरेंगेटी के या जो विदेशी जो घास के मैदान है उनमें ही ज़्यादा दिखता है।
दरअसल ऐसा है नहीं। चीता लगभग हर तरीके के पर्यावास में रहता है। वो जंगल में भी, बुश लैंड में भी रहता है, जो स्क्रब फॉरेस्ट है उसमें भी रहता है, घास के मैदानों में भी रहता है जी। तो हमारे यहाँ कूनो में जो हम 24 गांव विस्थापित किए हैं, तो वो विस्थापन के बाद उसको ऐसा प्रबंधन किया गया है कि उसमें घास, ये जो वृक्ष प्रजाति के जो वनस्पति है वो ना आ पाए और घास के मैदान बने रहें। तो वो घास के मैदानों को हम लोगों ने मेंटेन किया है और उसी के कारण से ये वो सबसे उपयुक्त जगह पाई भी गई है जी। तो सर तमाम बातें हमने आपसे जानी, और भी बहुत सारी बातें हम आपसे करेंगे। उसके पहले सर आपकी ओर चलेंगे और हम बात करेंगे कि त्रिपुरी के कल्चुरी वंश का अतीत के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे। त्रिपुरी के कल्चुरी वंश का मैंने आपके सामने युवराज देव, नोएला देवी का जिक्र किया, त्रिपुरी के विश्वविद्यालय का जिक्र किया जी, गौरी शंकर 64 योगिनी मंदिर का जिक्र किया जी। त्रिपुरी के समय राजा लक्ष्मी कर्णदेव हुए। लक्ष्मी कर्णदेव ने लगभग पूरे भारत पर विजय प्राप्त की थी जी। और उन्होंने कश्मीर से अफगानिस्तान का जो एरिया लगा हुआ था, जहाँ हूणों का शासन था, हूण जाति का, उन पर भी विजय प्राप्त की थी और उनकी राजकुमारी के साथ विवाह किया था। उनकी राजकुमारी का नाम था आबल्ला देवी। तो वो वहाँ उन पर विजय प्राप्त करके आबल्ला देवी को अपनी महारानी बनाकर और त्रिपुरी लाए हुए थे जी। आबल्ला देवी को उन्होंने अपना पटरानी बनाया हुआ। पटरानी को हूण भाषा में जावली कहते हैं। तो जावली के नाम से मतलब त्रिपुरी का एक इलाका जावली पत्तनम कहलाया और जावली पत्तनम के नाम से आप समझ सकती हैं कि आज का जबलपुर किसी समय जावलीपुर बना और बाद में आज जबलपुर के नाम से ज्ञात है। क्या बात है, और जिसे हम वर्तमान में संस्कारधानी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि विनोबा भाभी ने नाम दिया था संस्कारधानी। तो वो जावली पत्तनम का संबंध, जबलपुर का संबंध, जबलपुर को इसलिए भी कहते हैं वहाँ जबल नाम की चट्टानें थी, मगर ये ज़्यादा मतलब सटीक बैठता है क्योंकि जावली रानी आबल्ला देवी थी, वो जावली पत्तनम उनका जावलपुर नगर था, वो जबलपुर जी जी। तो कल्चुरी वंश का इतना अच्छा इतिहास है। राजा लक्ष्मी कर्णदेव ने बनारस पर विजय प्राप्त की, नेपाल तक उनका राज्य था। बनारस में कर्णमेरू प्रसाद बनाया था जो कि आज गिर गया है और वहाँ उनकी दूसरी राजधानी हुआ करती थी। ये कल्चुरी वंश का इतिहास है। एक बात और कहूँगा जी जी, हाँ बिल्कुल संक्षेप में, कल्चुरी वंश के राजा नरसिंह देव हुए जी। नरसिंह देव की पुत्री का नाम कर्पूरी देवी था जी। कर्पूरी देवी का विवाह अजमेर के राजा सोमेश्वर देव के साथ हुआ था और कर्पूरी देवी और सोमेश्वर देव के पुत्र थे पृथ्वीराज चौहान जी। बहुत महत्वपूर्ण बातें सर आपने बताई और हमें लग रहा है मतलब इतिहास को शब्दों में और समय में नहीं बांधा जा सकता क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, समय कम है। आप तक फिर से लौटेंगे। हमारे साथ में कलेक्टर श्योपुर जुड़े हैं, आइए तैयारी को जायजा लेते हैं, बात करते हैं हम कलेक्टर श्योपुर से। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सर जानना चाहेंगे हम किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है श्योपुर में, कैसी तैयारी? श्योपुर में सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पधार रहे हैं, वो भी अपने जन्मदिन के दिवस जी, और उनको लेकर सभी लोगों में बहुत उत्साह है। हम लोग उनकी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और पूरी तैयारियां कर रहे हैं। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी श्योपुर आए थे और उन्होंने पूरी तैयारियों का जायजा लिया, उन्होंने कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। हम सभी लोग काम कर रहे हैं जी। और चूंकि ये महिला सम्मेलन हो रहा है हमारे यहाँ एनवायरमेंट की आदिवासी नीतियों पर जी, तो सभी नीतियों में बहुत उत्साह है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगी, अपने श्योपुर में सुनेंगी। सर बहुत संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है? सर श्योपुर में दो कार्यक्रम रहेंगे। एक तो जो चीता नाभिकीय चीते लाया जा रहा है उनको छोड़ा जाएगा जी श्योपुर पुनः पालपुर नेशनल पार्क में जी, और दूसरा एनआरएलएम की आजीविका प्रमुख जो दीदियां हैं उनका एक सम्मेलन रहेगा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी उनको संबोधित करेंगे जी जी। बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े, बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा की, बहुत धन्यवाद आपका जी। नमस्कार एमपी कार्यक्रम आप सभी देख रहे थे और हम आपको बता दें कि हमारा वक्त हमसे कह रहा है कि अब अपने दर्शकों से इजाजत लें। जाते जाते एक संदेश सर जो आप देना चाहें, वन्य जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है? प्रदेशवासियों को तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे ये एक बड़े गौरव की बात है न केवल देश के लिए, प्रदेश के लिए, बल्कि खास तौर से
ग्वालियर चंबल संभाग श्योपुर जिले के लिए। और इसमें एक अवसर हमारे पास है ये, जब हम अपना पूरा सहयोग दे करके वन विभाग को और पूरे सरकार को सहयोग दे करके चीता परियोजना को सफल बनाएं और उसका एक सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो, तभी हम मतलब उसको आगे उसकी संतति बढ़ पाएगी। तो आज बहुत खास मेहमान हमसे जुड़े, हमारे स्टूडियोज में आए, हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको देते हैं सर। बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियोज में आए और अगले कार्यक्रम में भी आगे भी आपका इसी तरह से जानकारी हमें मिलेगी, अपना समय देंगे, उसके इस तरह की हमारी आपसे कामना है। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास प्रोग्राम में आज इतना ही। अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी वृंदा प्रधान अजमेरा को दूरदर्शन मध्य प्रदेश की पूरी टीम की ओर से दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।